नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम इस वीडियो में प्रश्न नंबर 8 जिसमें 3 खानों वाली रोकड़ बही का अभ्यास करेंगे। और इसके पूर्व हमने 2 खानों वाली रोकड़ बही और सादी रोकड़ बही का हमने अध्ययन किया। तो देखते हैं, जिसे प्रश्न 8 दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यवहारों पर से नम्रता की 3 खानों वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए। तो यहाँ पर 3 खानों वाली रोकड़ बही है, तो उसके लिए हम 3 कॉलम इसमें बनाएंगे रकम के लिए। आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो जैसे यहाँ पर जैसे हम सामान्य लिखते हैं तारीख, आय, उधार पक्ष में रसीद नंबर, खाता पृष्ठ। अब यहाँ 3 कॉलम देखिए, दिया, बट्टा, रोकड़ और बैंक, ये तीनों कॉलम साथ में आ गए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, 3 खानों वाली रोकड़ बही, जिसके अंदर बट्टा, रोकड़, बैंक सबका समावेश है। और उसी तरह जमा पक्ष में देखेंगे तो तारीख, व्यय, वाउचर नंबर, खाता पृष्ठ नंबर, प्राप्त बट्टा, रोकड़ और बैंक। तो इस तरह से हम 2 खानों वाली तो रोकड़ भी सीख चुके थे। अब 3 खानों में हम एक साथ सभी प्रकार के व्यवहार इसमें हम ले सकते हैं ध्यान में। तो अब हम स्वाध्याय में देखते हैं प्रश्न इसमें जो दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहला व्यवहार इसमें दिया है 2015 का 1 अगस्त का व्यवहार है। प्रारंभिक रोकड़ शेष 7,000 और बैंक शेष 6,000, दोनों शेष है यहाँ पर। तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो हमने पीछे देखा कि उसको जमा करते हैं हम, लेकिन यहाँ पर बैंक शेष है तो ये इसको क्या करेंगे, उधार। और रोकड़ का तो उधार शेष हमेशा रहता ही है। तो 7,000 और 6,000 दोनों शेष है, तो इसको हम दर्शाएंगे उधार पक्ष में शेष आगे लाए। और इस तरह से ये रकम हम यहाँ पर रोकड़ में दर्शा देंगे और बैंक में दर्शा देंगे। तो रोकड़ में आएंगे 7,000 और बैंक में हो गया 6,000। इस तरह दोनों की बाकी हमने दर्शा दिया। उसके बाद है रोकड़ खरीद 6,000, रोकड़ बिक्री 7,000। अब ये देखिए, खरीद यानी जावक, क्योंकि हम इसको पेमेंट करेंगे, और बिक्री यानी आवक, ये हमको प्राप्त होगा। तो जो प्राप्त होगा उसको हम उधार करेंगे। उधार साइड में बिक्री खाते और रोकड़ है तो 7,000, तो उधार साइड में बिक्री खाते और रोकड़ में लिख देंगे हम 7,000, रोकड़ आवक हुई इसके हिसाब से। और जमा साइड में लिख देंगे खरीद खाते, तो यहाँ पर खरीद खाते दर्शा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम रोकड़ में ही 6,000, यानी जो खरीदी हुई वो रकम यहाँ दर्शा देंगे 6,000। तो इस तरह से दोनों पक्ष में लेखा इसका हो गया आवक और जावक के रूप में। 3,000 बैंक में भरे, ये देखिए जमा खर्ची व्यवहार जो हमने दो खानों वाले रोकड़ में सीखा था। तो यहाँ पर बैंक शेष बढ़ेगा तो बैंक में हम उधार कर देंगे, और रोकड़ शेष घटेगा तो रोकड़ में जमा कर देंगे। तो यहाँ पर पहले उधार पक्ष में बैंक शेष बढ़ा देते हैं, तो बैंक शेष बढ़ाएंगे इसके अंदर 3,000। तो यहाँ रोकड़ खाते और बैंक में कितना भर दिए, देखिए 3,000, यहाँ पर हो गया 3,000। और यहाँ हम हमेशा की तरह जमा खर्ची व्यवहार है, तो यहाँ लिख देंगे जमा खर्ची, ऐसे हम दर्शा देंगे जमा खर्ची। और उसके बाद इसको हम बैंक में भर रहे हैं तो रोकड़ शेष घटेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जमा खर्ची, और रोकड़ में हम 3,000 रुपया कम कर देंगे, यानी 3,000 रोकड़ हमने बैंक में भर दिया। उसके बाद है धंधा में अधिक रकम की जरूरत होने से प्रभु के पास से 8% के ब्याज पर 5,000 की लोन लिया। अब यहाँ पर 5,000 की लोन लिया तो अपनी रोकड़ आवक हो रही है, और इसलिए हम उसको क्या करेंगे, रोकड़ बही में उधार कर देंगे। यहाँ प्रोसेस से भी हम कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको लोन का एंट्री खाली करना है। तो 6 तारीख को प्रभु की लोन खाते, और यहाँ रकम बता देंगे 5,000 रुपया। तो उधार पक्ष में प्रभु की लोन खाते, और यहाँ अमाउंट हो जाएगी 5,000, रोकड़ में अपने दर्शा दिए। फिर उसके बाद अगला व्यवहार आप देखते हैं इसके अंदर। तारीख 8 तारीख को 3,000 का माल 10% रोकड़ बट्टा से मानसी को बेचा। मानसी ने जरूरी रकम का चेक दिया जो बैंक में भरा। अब ये बैंक में आवक होगी, और यहाँ रोकड़ बट्टा है तो 100 करना पड़ेगा, इसको दर्शाएंगे हम। तो 3,000 का 10% 300, तो 300 बट्टा में दर्शाएंगे, और 3,000 में 300 घटाएंगे 2,700, तो 2,700 रुपया बताएंगे हम बैंक में। तो यहाँ पर देखिए बिक्री खाते और रकम यहाँ दर्शा देंगे। तो यहाँ पर बट्टा में हो गया 300, और बाकी रकम 2,700 रुपया हो गया बैंक में, क्योंकि चेक मिला इसलिए 2,700 बैंक में दर्शा देंगे। फिर उसके बाद है अगला व्यवहार
10 तारीख का 7,000 का माल द्विज के पास से खरीदा, 50% रकम तुरंत रोकड़ से चुका दिया। अब यहाँ पर हम खरीद रहे हैं तो हमारा भुगतान हो रहा है, जमा साइड होगा, और हमने कितने अमाउंट चुकाया है 50%, तो खाली यहाँ पर 50% रकम ही दर्शाएंगे हम, यानी कितना बताएंगे 7,000 का आधा यानी 3500 रुपये। तो जमा पक्ष में द्विज खाते जो पेमेंट हो रही है वो रकम बता देंगे। तो यहाँ हमने 3500 रुपया उसको चुका दिया, तो 3,500 रोकड़ में दर्शा देंगे, 3,500। उसके बाद अगला व्यवहार है यहाँ पर वेतन 3,000, मजदूरी 500 और स्टेशनरी 200 चेक से चुकाए। अब ये सारे खर्चे बाई चेक हैं, तो बैंक में जावक होगी या बैंक में हम इसको जमा करेंगे। तो यहाँ पर 12 तारीख को वेतन, तो 12 तारीख को वेतन खाते 3,000 बैंक में दर्शा देंगे, बैंक में 3,000। और उसी तारीख को वेतन के बाद है मजदूरी खाते 500, और उसी तारीख को बता देंगे स्टेशनरी खर्च, और वो रकम है 200। इस तरह से सारे खर्चे हमने बैंक में दर्शा दिए। फिर आता है अगला व्यवहार 14 तारीख को कमीशन के 1,000 दलाली के 500 रोकड़ मिले। देखिए रोकड़ मिले तो रोकड़ में आवक हो रही है, और रोकड़ में आवक होगी तो उधार पक्ष में बता देंगे कमीशन 1,000 रोकड़ में और दलाली 500 रुपया रोकड़ में। तो यहाँ उधार पक्ष में कमीशन खाते, और यहाँ पर 1,000 रोकड़ में दर्शा दिए। उसी तरह दलाली खाते 500 रुपया यहाँ दर्शा दिए रोकड़ में, दोनों आवक रोकड़ में दर्शा दिए, 1,000 और 500। फिर आता है बैंक ने 100 रुपया बैंक शेष का ब्याज नम्रता खाते जमा किया। आपको मैंने पहले चर्चा किया था कि बैंक जो करे उसका हम विपरीत करेंगे, तो बैंक ने जमा किया तो हम इसको उधार करेंगे। दूसरी तरह से समझें तो बैंक ने बैंक शेष पर ब्याज, ये अपनी आवक है, तो हम आवक क्या करते हैं उधार, यानी हमारा बैंक शेष इससे क्या होगा बढ़ेगा, इसलिए इसको हम उधार करेंगे। तो उधार पक्ष में 100 रुपया ब्याज खाते। तो यहाँ पर 16 तारीख को उधार पक्ष में और बैंक में हमारे वृद्धि हुई कितने रुपए की 100, तो यहाँ 100 रुपये दर्शा दिया। फिर आता है उसके बाद है बिजली खर्च के चुकाने के लिए 2,000 बैंक से निकाले। अब ये हम 2,000 बैंक से निकालेंगे तो बैंक में से रोकड़ आएगी और धंधे में आएगी, तो जमा खर्ची व्यवहार हो गया, यानी बैंक शेष घटेगा और रोकड़ शेष बढ़ेगा। तो 17 तारीख को रोकड़ बढ़ाएंगे तो उधार पक्ष में लिखना पड़ेगा, और बैंक घटाएंगे तो जमा पक्ष में लिखना पड़ेगा। तो 17 तारीख को इसमें यहाँ पर हम दर्शाते हैं बैंक खाते और रोकड़ बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर रोकड़ शेष बढ़ जाएगा इसके अंदर, और 2,000 ये रोकड़ शेष हमने बढ़ा दिया, सॉरी यहाँ पर 2,000 बैंक शेष। और यहाँ हम क्या कहेंगे, हमें सकते रहे यहाँ लिख देंगे जमा खर्ची, ऐसा लिख देंगे। और उसी तरह से यहाँ पर बैंक शेष घटाना है तो यहाँ पर जमा खर्ची और बैंक शेष घटा देंगे, तो बैंक में लिख देंगे 2,000, बैंक शेष में 2,000 कमी हुई, दोनों पक्ष में इसको हमने दर्शा दिया। अब उसके बाद आता है 20 तारीख को 1,000 बिजली खर्च, 1,000 बिजली खर्च चुकाए, अन्य रुपया 1,000 निजी उपयोग के लिए धंधा में से लिए। तो ये तो आहरण हो गया 1,000 और 1,000 हो गया बिजली खर्च, दो खर्चे हो गए एक साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जमा पक्ष में बिजली खर्च, और बिजली खर्च हमने चुकाया 1,000 रोकड़ में, और फिर 20 तारीख को ही यहाँ पर हमने दूसरा खर्च निजी उपयोग में लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आहरण खाते 1,000। फिर उसके बाद आता है अगला व्यवहार, पार्थ को 5,000 का माल बेचा, उसने 10% रकम रोकड़ बट्टा काटकर जरूरी रकम का चेक दिया जो बैंक में भरा। अब ये बेचा तो आवक हो रही है, उधार पक्ष में दर्शाएंगे 5,000 का 10% 500 बट्टा में आएगा और 4,500 रुपया बैंक में लिखा जाएगा। 22 तारीख को बिक्री खाते, यहाँ पर बट्टा में 500 और बैंक में 4,500, इस तरह व्यवहार हो गया। फिर उसके बाद आता है अगला व्यवहार 25 तारीख को पार्थ का दिया चेक अस्वीकार हुआ। अब पार्थ ने कितने का चेक दिया था हमको,
तो 4,500 का, तो वो चेक इसका अस्वीकार हो जाएगा। तो हमने चेक मिला था तो क्या किया था, यहाँ पर उधार किया था, अब अस्वीकार होगा तो जमा कर देंगे। तो यहाँ जमा पक्ष में पार्थ खाते, और यहाँ आपको दर्शाना लिख सकते हैं अस्वीकृत चेक, ऐसा लिख सकते हैं आप लिखना चाहें तो, अस्वीकृत चेक ऐसा शो कर सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम 4,500 रुपया बैलेंस हमने घटा दिया, जो हमने जमा किया था उसको हमने यहाँ पर यानी इसके अंदर उधार किया उसको हमने जमा कर दिया। तो इस तरह से अस्वीकृत चेक में शेष जो है नील हो गया। फिर आता है बंसरी को पुराने ऋण के पेटे 6,050 चेक दिया, कुल ऋण 6,100 का था। अब देखिए यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं बैंक से, यहाँ दिया चेक, तो बैंक से पेमेंट हो रहा है 6,050 और देना कितना था 6,100, यानी 50 रुपया यहाँ पर बट्टा होगा। तो जमा पक्ष में बंसरी खाते और बट्टा में कॉलम में आ जाएगा 50 रुपया, और हमने पेमेंट किया बैंक से तो 6,050 बैंक में यहाँ दर्शा देंगे 6,050। उसके बाद आता है अगला व्यवहार, गोपी ने उसके 2040 के देवा पेटे 2,000 रोकड़ी चुकाए। अब गोपी हमको पेमेंट करेगी यहाँ पर, तो 40 रुपया बट्टा हमको देना पड़ेगा, तो बट्टा 40 रुपया और पेमेंट रोकड़ में मिलेगा 2,000। तो उधार पक्ष में गोपी में यहाँ पर, और इसके अंदर बट्टा में 40 रुपया हो गया और रोकड़ पेमेंट मिला 2,000, बैंक में नील। फिर उसके बाद आता है अगला व्यवहार, इसके अंदर है 31 रुपया 5,000 हाथ पर रखकर बाकी रकम बैंक में भर दिया। 5,000 हाथ पर रखकर बाकी रकम बैंक में भर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बैंक शेष है, रोकड़ बही का शेष आगे ले गए जो निकालते हैं वो हमेशा उधार पक्ष में निकलता है। तो हाथ पर रखने का मतलब हुआ कि हमारा शेष कितना रहेगा 5,000। तो देखिए हमने यहाँ कितना लिख दिया इसके अंदर, यहाँ पर बता दिया, यहाँ पर 5,000। तो 5,000 हमने रोकड़ कॉलम में, यहाँ पर देखिए ऊपर से ये रोकड़ कॉलम में हमने कितना लिख दिया यहाँ पर 5,000। ये हाथ पर रखने का मतलब क्या हुआ कि हमारा शेष 5,000 रहेगा, और बोलता है कि बाकी रकम बैंक में भर दिया। तो चेक करते हैं, तो पहले हमको उधार पक्ष में देखना पड़ेगा। तो उधार पक्ष में रोकड़ कॉलम में 7,000 यानी 14,000, 5 19,000 और एक 20,500, फिर 2,000 कुल मिलाकर हो गया 24,500 हो रहा है। देखिए तो इसका टोटल हो रहा है कुल रोकड़ का 24,500। इसको ध्यान से समझिए। तो 24,500 आवक हुई हमारी रोकड़ की, उसमें से हमने व्यय या भुगतान कितना किया तो वो देख लेते हैं। तो भुगतान में देखिए यहाँ पर भुगतान में 6,000, 3,000, 3,500, फिर 1,000, फिर 1,000, और ये हमने 5,000 हाथ पे रखा है, 5,000 ये भी हम गिन लेंगे। तो इतना टोटल मिला करके यहाँ पर तो 24,500 टोटल में लिख देंगे पहले से ही 24,500, और उसके बाद ये सारी रकम यानी यहाँ से लेकर के जितनी रकम है सब माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ रहा है 5,000। तो जो 5,000 डिफरेंस आ रहा है वही हम बैंक में भर देंगे। ये देखिए 5,000 डिफरेंस आया, तो 5,000 बैंक में भरेंगे। तो यहाँ पर हमने बैंक खाता लिख दिया और यहाँ पर लिख देंगे जमा खर्ची, बैंक में भरेंगे 2 एंट्री होगी। तो यहाँ पर हमने इसको बैंक में, ये अब इसको बैंक में भरेंगे तो यानी आप देखिए रोकड़ शेष हमारा घटा और बैंक शेष बढ़ेगा, तो उधार पक्ष में चले जाएंगे और यहाँ पर रोकड़ खाते और यहाँ जमा खर्ची लिख देंगे ऊपर, जमा खर्ची, और बैंक शेष बढ़ा देंगे 5,000 से। तो इस तरह से देखिए अगर आपको ऐसा बोला गया हो हाथ पर रखा, यानी आपको अंतिम शेष पहले लिख देने का और फिर अंतर निकालने का, और फिर जो रकम बचेगी वो बैंक में भरना है, तो बैंक में भर दिया इसको हमने। यहाँ देखिए बैंक में रोकड़ में गया और बैंक में इधर आ गया। अब हम टोटल करेंगे बैंक का, तो बैंक का टोटल करेंगे तो 6,3,9 और यहाँ 2,700 है, और फिर 100 और 4500 और 5,000 जोड़ेंगे तो 21,300 हो रहा है। ये 21,300 हुआ। इसको यहाँ लाएंगे जमा पक्ष में 21,300, और यहाँ पर इसका अंतर निकालेंगे तो यहाँ रकम है 3,500, 200 और 2,000 है, फिर 4,500 और 6,050। तो इसको घटाएंगे सारी रकम, तो यहाँ बच रहा है 5,050। इसका मतलब हमारा बैंक शेष कितना बचा, 5,050 बैंक शेष बचेगा। और अब बचा बट्टा, तो दिया बट्टा का टोटल में 300, 500 और 40 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 840। तो 840 ये दिया बट्टा होगा, और
प्राप्त बट्टा देख लेते हैं। तो प्राप्त बट्टा में हमारे पास केवल कितनी रकम है, 50। तो प्राप्त बट्टा हो गया 50। इस तरह से आपका एक प्रश्न कंप्लीट हुआ। यहाँ पर रोकड़ शेष आगे ले गए, रोकड़ शेष हुआ 5000 और बैंक शेष हुआ 5050। इसके बाद हम ये 2 खाने की रोकड़ भी देखें। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर अगला, और वो प्रश्न नंबर है 9। उसके पहले देखते हैं थोड़ी थियरी हम जरा समझ लेते हैं जो हमको सीखना है आगे। तो हमको सीखना है अभी बैंक बुक के बारे में जानना है। तो इसके बारे में देखिए, जब व्यापारी किसी एक बैंक में एक से अधिक प्रकार के खाते बैंक में रखता हो अथवा एक से अधिक बैंक में खाते रखता हो, तब बैंक संबंधी व्यवहारों का सरलता से लेखा हो सके, इसलिए वह बैंक बुक तैयार करता है। तो यानी बैंक बुक का मतलब क्या हुआ कि व्यापारी के एक ही बैंक में एक से अधिक खाते हों अथवा एक से अधिक बैंकों में अलग अलग खाते हों, तो सारे बैंकों को खातों के लिए वह एक बही तैयार करता है जो बैंक बुक है। उसके बाद थोड़ा सामान्य जानकारी देखिए जरा। चेक, तो चेक हमको पता है कि ये बैंक द्वारा इश्यू किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, और चेक द्वारा हम पेमेंट कर सकते हैं, चेक द्वारा पेमेंट ले सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं चेक बैंक में भरा यानी हमारी इनकम होती है, और चेक लिख कर दिया यानी हमारी जावक होती है। और चेक के पक्षकार कितने होते हैं, तो 3 पक्षकार बताना है आपको। एक तो चेक लिखने वाला, दूसरा जिसके पक्ष में चेक लिखा गया वो, और तीसरा जिसको रकम प्राप्त हो रही है वो। तो ये हुए 3 पक्षकार चेक के। अच्छा, बैंक बुक का उद्देश्य क्या होता है, बैंक बुक क्यों बनती है, तो इसमें होता है कि पासबुक बैंक स्टेटमेंट की तुलना करने के लिए। अगर हम पैसा बैंक में लेन देन कर रहे हैं तो उसके लिए बैंक हमको पासबुक देती है, उसको अपने हम बैंक बुक से टैली कर लेते हैं। तो हर सर व्यवहार मतलब जितने व्यवहार सब हुए कि नहीं उसको जानने के लिए। दूसरा, विभिन्न बैंक खातों का शेष जानने के लिए, हमारा कौन से खाते में कितना शेष पड़ा हुआ है इसकी जानकारी आसानी से मिल जाती है। तीसरा, बैंक के चालू खाते के व्यवहारों पर नज़र रखने के लिए, हमारे व्यवहार सब सही ढंग से लिखे जा रहे हैं या सही ढंग से हो रहे हैं कि नहीं, या अमुक व्यवहार का लेखा करना रह गया या अमुक का नहीं हुआ, तो उन सारे व्यवहारों का लेखा हम जान सकते हैं। चेक के बारे में देखिए, सादा चेक एक होता है जिसको बोलते हैं बेयरर चेक। तो सादा चेक का मतलब हुआ चेक धारणकर्ता को बैंक रकम चुका देती है। यह चेक जिसके पास होगा उसको पैसा मिल जाएगा, यहाँ पर नाम की कोई ज़रूरत नहीं है। रेखांकित चेक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रॉस चेक, जिस व्यक्ति को रकम चुकाना हो उसका नाम चेक पर लिखा होता है और उसी व्यक्ति के बैंक खाते में रकम जमा होती है। और क्रॉस चेक होता है, ये जो चेक होता है उसके बाएं तरफ कोने में ऊपर की तरफ इसमें 2 क्रॉस लगा दिया जाता है, तो क्रॉस चेक कहते हैं इसको। और ये चेक जिसके नाम से है उसी को खाते में पैसा जमा होता है। उसके बाद इसमें एक और है बिक्री पृष्ठांकन, इंडोर्समेंट बोलते हैं इसको। ग्राहक के पास से कोई चेक मिला हो, उसको हमको किसी लेनदार को देना हो, तो हम क्या करेंगे, चेक के पीछे नाम लिख करके सामने वाले व्यक्ति को दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं बिक्री पृष्ठांकन, इंडोर्समेंट कहते हैं। यानी कि किसी का चेक हम किसी अन्य को दे दें डायरेक्ट। अब थोड़ा देखते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के व्यवहार, ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इसमें आपको समझना होगा इसके अंदर NEFT, आप इससे परिचित होंगे शब्दों से और आपको इसके बारे में जानना भी चाहिए। तो इसको आप फुल फॉर्म बोला जाए तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। यह पैसे ट्रांसफ़र करने की एक पद्धति है और ये बैंक द्वारा ये सिस्टम उपयोग में लिया गया है। और NEFT सेवा जो है का लाभ प्राप्त करने वाले के लिए बैंक में खाता होना आवश्यक है। अगर बैंक में खाता हो तो इसको ये सेवा का लाभ मिलेगा। NEFT द्वारा रकम भेजने वाले को चार्ज बैंक को चुकाना पड़ता है, यानी बैंक क्या करती है उसके लिए जो भी चार्ज होता है पैसा भेजने का उसका चार्ज वसूल करती है। दूसरा ये भी पैसे ट्रांसफ़र करने का सिस्टम है RTGS, इसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। यहाँ पर RTGS सेवा प्राप्त करने के लिए रकम की न्यूनतम मर्यादा 2 लाख है, यानी 2 लाख कम से कम रकम होगी तो RTGS से उसका पैसा ट्रांसफ़र होगा। यह सेवा रियल टाइम आधारित होने से रकम का ट्रांसफ़र तुरंत हो जाता है अथवा महत्तम 30 मिनट के अंदर इसका ट्रांसफ़र हो जाता है। RTGS चार्ज अथवा बैंक चार्ज खाते रकम उधार की जाती है, जो भी रकम होती है खर्च की उसको उधारा जाता है। अब आप वर्तमान समय में देख रहे हैं, सबसे परिचित होंगे आप डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड क्या है, तो बैंक अथवा व्यक्ति या पीढ़ी के खाते में जमा जितनी रकम निकालने या चुकाने की सुविधा बैंक प्रदान करती है। यानी बैंक क्या करती है, अपने खातेदार को ये डेबिट कार्ड देती है
और उसके अनुसार उसके खाते में जैसे 10 लाख रुपया है तो 10 लाख रुपए तक वो निकाल सकता है या पेमेंट कर सकता है, और उसका जब बैलेंस खत्म हो जाएगा तो भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है। तो डेबिट कार्ड यानी जितनी जमा रकम है मैक्सिमम उतनी खर्च है या उतना भुगतान हो सकता है। दूसरा क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड में व्यक्ति पीढ़ी को अमुक निश्चित रकम निकालने या चुकाने के लिए दिया जाता है। यह कार्ड बैंक क्या करती है, आपके खाते में कोई बैलेंस नहीं है लेकिन आपको यह क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है और उस पर से आपको वो लिमिट निश्चित करती है कि आप 50,000 तक आप इसमें से अमाउंट निकाल सकते हैं और आप उतनी अमाउंट निकाल सकते हैं, खरीदी कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और बाद में उसको आपको ब्याज के साथ बैंक को भर देना पड़ेगा। तो जस्ट एक प्रकार का लोन हुआ है क्रेडिट कार्ड, यानी आपने बैंक से ऋण लिया जिसके बदले में बैंक आपसे ब्याज के साथ वो रकम वसूल कर लेगी। तो आपके खाते में यहाँ पैसा होना जरूरी नहीं है और डेबिट कार्ड में आपके खाते में बैलेंस होना जरूरी है। अब हम इसी में एक पॉइंट और ले लेंगे, सहायक या लघु रोकड़ बही है, पेटी कैश बुक कहते हैं इसको। इसमें धंधे में होने वाले छोटे छोटे या फुटकर खर्चों को चुकाने के लिए एक सहायक कैशियर होता है। तो वो असिस्टेंट जो कैशियर है वह एक बही तैयार करता है और उसे लघु रोकड़ बही कहते हैं और ये भी रोकड़ बही का एक भाग है। जिस तरह रोकड़ बही बनाते हैं हम उसका एक भाग माना जाएगा, रोकड़ बही होता है। और लघु रोकड़ बही के प्रकार कहें तो इसके दो प्रकार हैं, पहली है साधारण रोकड़ बही और दूसरी है अनामत रोकड़ बही। तो यहाँ पर साधारण रोकड़ बही में इस प्रकार की रोकड़ बही में सहायक कैशियर को प्रारंभ में अमुक निश्चित रकम दी जाती है। अमुक निश्चित समय के अंत में आवश्यकता पड़ने पर मुख्य कैशियर द्वारा सहायक कैशियर को रकम दी जाती है। यानी जैसे जैसे वो खर्चा करता जाएगा सहायक कैशियर वैसे वैसे मुख्य कैशियर उसको पेमेंट करता जाएगा और छोटे मोटे तमाम खर्चे वो पेमेंट कर देगा और उसका हिसाब उसके पास रहेगा। उसके बाद है अनामत लघु रोकड़ बही, दूसरा प्रकार है, इसको बोलते हैं इम्प्रेस पेटी कैश बुक। सहायक कैशियर को दी जाने वाली रकम की मर्यादा यहाँ पर निश्चित कर दी जाती है। सहायक कैशियर प्राप्त रकम में से खर्चों का भुगतान करता है। निश्चित समय के अंत में किए खर्चों का विगत मुख्य कैशियर को दे देता है कि उसने क्या खर्चा किया और कितना बचा। नए समय के प्रारंभ में मुख्य कैशियर या सहायक कैशियर के किए गए खर्च जितनी रकम देता है, जैसे मान लो 15 दिन का व्यवहार हुआ तो 15 दिन में मान लो 3,000 रुपया खर्चा हुआ तो फिर मुख्य कैशियर उसको 16वें दिन फिर 3,000 दे देगा, क्योंकि जितना खर्चा हुआ उतना वो बैलेंस बना के रखेगा वो। इस प्रकार सहायक कैशियर के पास प्रति नए समय के प्रारंभ में लघु रोकड़ शेष निश्चित की गई रकम जितनी रहती है, जितना रहेगा उसका खर्चा वो हमेशा, क्योंकि उसका बैलेंस तो बढ़ा हुआ है, खर्चा उसको बार बार मिलता जा रहा है, जितना वो खर्चा कर रहा है उतना उसको पेमेंट होता जा रहा है, इसलिए इसे अनामत या इम्प्रेस्ड लघु रोकड़ बही कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे बैंक बुक। बैंक बुक जिसका हमने चर्चा किया कि व्यापारी का एक ही खाते में एक से अधिक खाते हों या अलग अलग बैंकों में खाते हों तो उसके लिए वो बैंक बुक बनाता है। तो ये देखिए, जैसे कल्पना की बैंक बुक हम सीखेंगे 9/16 में, तारीख, आय, रसीद नंबर, खाता परिचय तो कॉमन हो गया। अब यहाँ देखिए बैंक का नाम आ गया है, इसका 2 खाते बैंक में है, तो SBI में और BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर देखिए तारीख, व्यय, वाउचर नंबर और खाता पेज नंबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसमें भी 2 पक्ष हमने बता दिए और बस वही सेम रोकड़ बही का पैटर्न इसमें भी आपको सीखना है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित व्यवहारों को कल्पना की बैंक बुक में लिखिए। ये जस्ट एक रोकड़ बही आप तैयार कर रहे हैं फिर से। अब देखिए 1 सितंबर को प्रारंभ का बैंक शेष 5,000 है SBI में और बैंक ओवरड्राफ्ट है BOB में 4,000। अब ये देखिए ओवरड्राफ्ट यानी जमा करेंगे, शेष यानी उधार करेंगे, तो SBI में उधार करेंगे 5,000, तो यहाँ SBI में उधार करेंगे, यहाँ पर हम SBI में 5,000 ये हमने उधार कर दिया और BOB में जमा करेंगे 4,000, यहाँ BOB में जमा हो गया 4,000, शेष आगे लाए, तो दोनों का शेष डिफरेंट है इसलिए उसको हमने दोनों को अलग अलग यहाँ बता दिया, 4,000 5,000। फिर उसके बाद है 8,000 का माल खरीदा जिसके बदले में 3,000 का SBI का चेक दिया और बाकी रकम का BOB का चेक दिया। खरीदी यानी जावक, तो जमा करेंगे, तो यहाँ SBI में कितना जमा करेंगे हम 3,000 और कितने का व्यवहार हुआ है 8,000 का, तो बचा कितना 5,000, तो 5,000 किस में होगा BOB में होगा। तो इस तरह से यहाँ लिखेंगे खरीद खाते SBI में 3,000 और बाकी रकम का BOB, दोनों का पेमेंट हो गया। फिर उसके बाद है 7,000 का माल जेनी को बेचा जिसके बदले में चेक मिला जो BOB में भरा,
तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भरेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आवक होगी, तो 7,000 रुपये की आवक बैंक ऑफ बड़ौदा में दर्शा देंगे इसके अंदर। तो उधार पक्ष में यहाँ पर बिक्री खाते बैंक ऑफ बड़ौदा में 7,000, बैंक ऑफ बड़ौदा में 7,000 आवक के रूप में। उसके बाद है 6 तारीख को वेतन का 3,000 बीओबी का चेक दिया। अब यहाँ पेमेंट हो रहा है, जावक हो रहा है, तो बी में से जावक होगी कितने की, 3,000 की। तो जमा पक्ष में 6 तारीख को बीओबी में कितना बता देंगे जावक, 3,000 वेतन खाते। उसके बाद है 8 तारीख को ब्याज का 700 और डिविडेंड का 2,000 एसबीआई ने वसूल करके रकम खाता में जमा किया। आपको बताया गया कि बैंक जमा कर रहे थे, हम क्या करेंगे इसको उधार, क्योंकि हमारी आवक है ये, तो आवक होने से हम भी उधार करेंगे ब्याज और डिविडेंड। तो यहाँ पर हम एसबीआई में बैंक ब्याज खाते, तो ब्याज की रकम है 700 और एसबीआई में डिविडेंड खाते और डिविडेंड की रकम है 2,000। दोनों रकम यहाँ दर्शा देंगे बैंक में आवक के रूप में। फिर उसके बाद है अगला व्यवहार 1,500 एसबीआई में से निजी खर्च के लिए निकाले। तो निजी खर्च के लिए बैंक से निकाल रहे हैं तो आहरण हुआ, तो जावक हुआ एसबीआई में 1,500 रुपया। तो 10 तारीख को आहरण खाते एसबीआई में कितना जावक बताएंगे, 1,500। उसके बाद अगला व्यवहार है जीनल के पास से हिसाब का भुगतान पेटे 15,000 का क्रॉस चेक मिला, बीओबी के खाते में भरा। अब यहाँ 12 तारीख को हम दर्शा रहे हैं, तो 12 तारीख को जीनल के पास से कितना मिला, 15,000। और हम बताएगा रकम बैंक में बीओबी में, तो बीओबी में आओ बताओ, तो यहाँ जीनल खाते बीओबी में 15,000। फिर उसके बाद अगला व्यवहार है जीनल के पास से 15,000 20 तारीख को 2,000 का चेक एसबीआई के खाते में लिखा और बीओबी के खाते में भरा। तो यहाँ पर दोनों में एंट्री हो रही है, एक तरह से जमा खर्ची व्यवहार हो गया, एक बैंक से दूसरे बैंक में हमको भरना है। तो देखिए 2,000 का चेक एसबीआई में से लिखा है, यानी एसबीआई में से आवक हो रही है, और बीओबी में क्या हो रही है, आवक हो रही है। तो पहले हम बीओबी में आवक यानी क्या करते हैं, बीओबी में 2,000 बता देते हैं। तो यहाँ पर बीओबी में 2,000 हमने ये दर्शा दिया आवक, यानी बीओबी का बैलेंस बढ़ गया एसबीआई खाते। और यहाँ दूसरा एसबीआई में से कम करना है, तो एसबीआई में हम यहाँ पर 2,000 कम कर देंगे, यानी कि जमा कर देंगे। तो जैसे हम रोकड़ बैंक में भरते हैं, रोकड़ बैंक से निकालते हैं, वैसे ही एक खाते से दूसरे खाते में हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ऐसा व्यवहार है ये। तो ये आपको समझ लेना है, 2 एंट्री होगी इसकी। फिर आता है 4,000 का माल 10% रोकड़ बट्टा से बेचा, जिसके बदले में चेक मिला जो बीओबी के खाते में भरा। अब यहाँ रोकड़ बट्टा तो है, लेकिन मैंने बट्टा का कॉलम नहीं दर्शाया है, तो बट्टा हम सीधा माइनस कर देंगे। तो 4,000 का 10% 400 हुआ, तो 3,600 रुपया जो है वो बीओबी के खाते में आवक के रूप में हम दर्शा देंगे 3,600। तो उधार पक्ष में बिक्री खाते यहाँ 3,600। और इस तरह से ये सारे व्यवहार हमारे हो गए। अब इसके अंदर टोटल करेंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके अंदर उधार पक्ष का पहले योग है, तो उधार का योग एसबीआई का 5, 2, 7, 7,700, 7,700। और बीओबी का है 7,000, 15,000, 22, 2, 24 और 3, 27,600। दोनों का इस साइड ज़्यादा है, इसको हम ले जाएंगे जमा साइड, और जमा साइड में 7,700 और 27,600। और अब यहाँ पे 3, 2, 5 और 6, 6,500 यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1,200। तो 1,200 रुपया शेष आ गया है, 1,200 शेष आगे ले गए। किसका शेष है ये, एसबीआई का। तो एसबीआई का उधार शेष आया यहाँ 1,200। अब बीओबी का देखते हैं, 27,600 में से 4,000, 5, 9 और 3, 12,000। तो 12,000 माइनस करेंगे तो बच रहा है 15,600, 15,600। इस तरह से ये 15,600 शेष बचा बीओबी का। तो इस तरह से दोनों बैंकों का शेष यहाँ पर आ गया, और दोनों का क्या आया, उधार शेष आया। तो इसको हम क्या कहेंगे, बैंक शेष। तो बैंक शेष का मतलब ये हुआ कि दोनों पक्ष का, दोनों का उधार शेष हमारी तरफ से ज़्यादा है। तो इस तरह से ये आपने देखा कि बैंक बुक अगर आपको बनाना हो, तो इस तरह से आप बैंक बुक बना सकते हैं। तो बैंक बुक के अंदर आपको जो है दोनों पक्ष में अलग अलग बैंकों का नाम होगा, या कई बार आपको खाता नंबर आपको दिया होगा, खाते नंबर के अनुसार होगा। अगला देखते हैं इसके बाद। अब हम सवाल नंबर 10,
10 दिन में देखते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों को जिगर की लघु रोकड़ बही में लिखिए। अब देखिए आपको लघु रोकड़ बही यहाँ दिया हुआ है। तो लघु रोकड़ बही में आपको जैसे मैंने चर्चा किया, मुख्य कैशियर और सहायक कैशियर दो होंगे। तो छोटा जो सहायक कैशियर है वो इसको तैयार करेगा अपने खर्चों को चुकाने के लिए। तो देखिए इसमें 2015 में अक्टूबर 1 को प्रारंभिक लघु रोकड़ शेष आपको यहाँ बाकी दिया गया है। फिर मुख्य कैशियर के पास से मिला ऐसा दिया। फिर मजदूरी, लारी भाड़ा, डाक तार, स्टेशनरी, चाय पानी, ऐसे खर्चे आपको हैं इसके अंदर। तो इसका नमूना पहले देखिए। तो ये देखिए इस तरह से ये लघु रोकड़ बही है। इसको आप इस तरह बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम होगा आवक का, यहाँ आपको आवक दर्शानी है। उसके बाद कॉलम आएगा तारीख का, फिर आएगा विवरण, फिर वाउचर नंबर आएगा, और फिर चुकाया गया कुल खर्च, और उसके बाद खर्चों का विवरण जैसे मजदूरी, लारी भाड़ा, डाक तार, स्टेशनरी, चाय पानी, फुटकर खर्च, ऐसे आप कॉलम यहाँ बना लेंगे। और फिर ये खाता पिछला कॉलम यहाँ आएगा, और अंत में आएगा खाता बही में व्यक्तिगत खाता। ये आपको इतने कॉलम तैयार कर लेने होते हैं इसके अंदर। और अब एंट्री कैसे करने वो सीखें। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ दिया है कि प्रारंभिक लघु रोकड़ शेष है 4000 1 तारीख को। तो हमने देखिए यहाँ 1 तारीख को यहाँ पर प्रारंभिक शेष, तो प्रारंभिक शेष यहाँ हम दर्शा देंगे 1 तारीख को, और वो शेष यहाँ दिया है आपको कितना रुपया, 4000। तो यहाँ देखिए आवक में लिखेंगे इसको हम इस साइड में 4000 आवक दर्शा दिया। और आप यहाँ पर चाहे तो डैश कर सकते हैं सभी कॉलम में, क्योंकि ये इससे रिलेटेड नहीं है। फिर उसके बाद है अगला है मुख्य कैशियर के पास से प्राप्त, फिर से आवक हो रही है। मुख्य कैशियर दे रहा है, कितना दे रहा है, 1000 1 तारीख को। तो यहाँ मुख्य कैशियर खाते 1000 आवक हो गई, और खर्च के पक्ष में कुछ नहीं आएगा। फिर उसके बाद आता है 3 तारीख को मजदूरी के 600 और लारी भाड़ा के 400 चुकाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर कि 2 खर्च हैं, मजदूरी, लारी भाड़ा, दोनों मिला कितना हुआ, 1000। तो चुकाया गया कुल खर्च 1000 हुआ। तो यहाँ पर 3 तारीख को मजदूरी और लारी भाड़ा खाते, और चुकाया गया कुल खर्च हम बताएंगे 1000। उसमें से मजदूरी कितना बताना है, 600, डिवाइड कर देना है खाली आपको अलग अलग। तो मजदूरी 600 हो गया, और लारी भाड़ा 400 हो गया, लारी भाड़ा में 400। तो इस तरह से आपको ये दर्शा देना है। फिर उसके बाद अगला व्यवहार देखिए, डाक तार के 700 चुकाए। तो 5 तारीख को डाक तार, तो डाक तार में हम कितना चुकाए, 700। तो कुल चुकाई गई रकम यानी कितनी हुई, 700। और इसको हम कहाँ ले जाएंगे, डाक तार में। तो डाक तार में देखिए इसमें यहाँ पर आएगा 700 डाक तार। ये इस तरह से आपको ऊपर से खर्चे देख देख कर उसमें खाली वर्गीकरण करना है एक तरह से। फिर देखिए आगे स्टेशनरी खर्च 400 चुकाए 10 तारीख को। तो 10 तारीख को स्टेशनरी खर्च यहाँ पर, और उसके बाद है एक खर्च रहा जा रहा है इसके अंदर 8 तारीख को ये मजदूरी है 200, और इसको पहले दर्शा देते हैं मजदूरी। तो मजदूरी में खर्च चुकाया गया, कुल खर्च है 200, और मजदूरी में 200। और उसके बाद मजदूरी के बाद है स्टेशनरी खर्च 10 तारीख को 400। यहाँ 10 तारीख को स्टेशनरी में कुल खर्च बताएंगे 400, और स्टेशनरी में 400, स्टेशनरी यहाँ पर है 400। फिर उसके बाद है 12 तारीख को चाय पानी का 150 रुपया। तो 12 तारीख को चाय पानी कुल खर्च है 150, और चाय पानी में दर्शाएंगे यहाँ पर 150। और उसके बाद 10 तारीख के बाद है 14 तारीख को यहाँ दिया है मुख्य कैशियर के पास से मिला। अब यहाँ प्राप्ति हो रही है तो 500 रुपया, तो वो दर्शा देंगे। यहाँ पर मुख्य कैशियर से 500 मिला, तो आवक में कितना बता देंगे, यहाँ पर 500 प्राप्ति हो गई, और खर्च में यहाँ कुछ नहीं बताएंगे। फिर उसके बाद आता है फुटकर खर्च 500 चुकाए 15 तारीख को। फुटकर खर्च कुल खर्च 500, और फुटकर खर्च में यहाँ 500 ये दर्शा दिए। उसके बाद है मिसाल को फुटकर खर्च चुकाने के लिए 400 दिए। अब ये व्यक्ति है, तो व्यक्ति है 17 तारीख को 400 रुपया। तो यहाँ पर मिसाल खाता और
कुल कितना रकम दिया इनको हमने 400, और फिर ये कॉलम हमने लास्ट का बनाया है व्यक्ति खाता का, वो है 400, तो यहाँ हमने 400 इसको दर्शा दिया। तो इस तरह से ये 400 इसमें दर्शा दिया जाएगा। तो अब ये आपका है सारे खर्चे इसमें जितने थे सब आ गए। अब इसका देख लीजिए क्या करेंगे, इसके बाद टोटल किस तरह करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम सबका टोटल कर लेंगे इसके अंदर। तो कुल खर्चे यहाँ से हमारे 1000, 700, 200, 400, 150, 500, 400, इन सबको जोड़ेंगे तो इसका टोटल हो रहा है अपने 3350, 3350, ये कुल खर्चे हुए 3350। फिर उसमें से मजदूरी का 6 और 200 कितना हुआ 800। फिर लारी भाड़ा का हुआ 400। डाकतार का टोटल हुआ 700। फिर स्टेशनरी में हुआ 400। फिर चाय पानी का खर्च माना जाएगा 150, 150। फिर फुटकर खर्च हुआ 500। और उसके बाद है व्यक्ति में कितना पेमेंट हुआ 400। ठीक है, ये सारे टोटल हम करेंगे तो फिर ये टोटल आएगा 3350, 3350 फिर से आ जाएगा। और यहाँ से करेंगे तो भी 3350 हुआ। अब हम आवक देखते हैं तो हमारे पास आवक कितनी हुई 4000, एक 5000 और 500। तो हमारे पास कुल आवक कितनी हुई 5500 की आवक कुल हुई है। उसमें से यहाँ हम टोटल लिख देंगे 5500 आवक के रूप में। उसमें खर्चा हमने कितना किया 3350। तो 5500 में 3350 घटा देंगे तो बचेगा कितना 2150, 2150 ये अपना बैलेंस बचेगा। यानी खर्च करने के बाद 2150 बचा। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे, इसे 17 तारीख है ये, 15 दिन महीने में बनता है ये। तो अपने जानते हैं कि 15 दिन के अंदर बना हुआ, तो मान लो अपने यहाँ पर अक्टूबर में, यानी अक्टूबर ही है, तो अगली तारीख को शेष आगे ले गए और कितना 2150, यहाँ पर 2150 ये अपना बैलेंस आ गया, 1250 यहाँ दर्शा दिए। इस तरह से आपके लघु रोकड़ बही तैयार हो गई। इस तरह से आपको लघु रोकड़ बही तैयार करना होता है। अब इसी पर से हम एक अनामत की रोकड़ बही देख लेते हैं, उसमें कैसे बनता है। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न में बहुत ही सरल है, आप खाली समझते जाएंगे तो आपको तुरंत ख्याल आ जाएगा। श्री प्रिंस की अनामत लघु रोकड़ बही तैयार कीजिए। 2015 नवंबर के व्यवहार हैं और यहाँ भी खर्चे स्टेशनरी हैं, बिल बुक छपाई यानी स्टेशनरी है, डाक तार है, लारी भाड़ा है। तो ये सारे खर्चे बना करके तो इस तरह से देखिए हमने बनाया। लघु रोकड़ बही है तो भी उसी तरह से बनेगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आवक, तारीख, विवरण हो गया, वाउचर नंबर, भुगतान की कुल रकम, विविध खर्चों में स्टेशनरी, डाक तार, लारी भाड़ा, मजदूरी, फुटकर खर्च और खाता पृष्ठ, और खाता बही में व्यक्तिगत खाता, यानी सेम कॉलम वही बनेगा। अब देखिए यहाँ पर मुख्य कैशियर के पास से नगद मिले 5000। तो यहाँ पर हम मुख्य कैशियर के पास से नगद मिले 5000, तो आवक में हमने कितना बता दिया 5000, और खर्च पक्ष में हमको यहाँ पर नील बता देना है। उसके बाद अगला है बिल बुक छपाई 500 और स्टेशनरी अन्य बाबतों का खर्चा हुआ कितना 350। तो आप देखिए बिल बुक छपाई ये भी स्टेशनरी ही है, तो दोनों मिला के दोनों स्टेशनरी खर्च हैं। तो यानी कुल स्टेशनरी खर्च कितना हुआ 850 हुआ, दोनों को जोड़ के। तो हम यहाँ बताएंगे स्टेशनरी खर्च खाते और कुल खर्च कितना बताएंगे 850, और यहाँ स्टेशनरी में 850। इस तरह से 850 का खर्चा हो गया। फिर आगे डाक तार के 200 चुकाए 5 तारीख को। तो 5 तारीख को डाक तार कुल खर्चा हुआ 200 और डाक तार में 200। फिर 5 के बाद है 7 तारीख, लारी भाड़ा 50, मजदूरी 50, दोनों मिला के 100 रुपया हुआ। तो 7 तारीख को लारी भाड़ा और मजदूरी दोनों खर्च मिला के 100 हुए, जिसमें लारी भाड़ा का 50, ये देखिए लारी भाड़ा का 50 और मजदूरी का 50। इस तरह से सारे खर्चे दर्शा दिए इसमें। फिर आता है उसके बाद ब्रिज को वेतन का 100 रुपया चुकाया। ब्रिज कौन है, व्यक्ति है, तो व्यक्ति में जाएगा ये 10 तारीख को, तो ब्रिज खाते। तो यहाँ पर 10 तारीख को ब्रिज खाते, उसको वेतन का हमने कितना चुकाया 100 रुपया, तो कुल खर्चा कितना हुआ 100, और व्यक्ति खाते में यहाँ पर 100 कुल खर्चा। फिर उसके बाद है संदीप को फुटकर खर्च चुकाने के लिए 200 दिए। तो यहाँ भी व्यक्ति है, तो व्यक्ति खाते में भी रकम जाएगी 200 रुपये। तो 12 तारीख को संदीप खाते यहाँ पर कितना रुपया 200, और व्यक्ति में
200 रुपया, 200 रुपया यहाँ दर्शा दिया। फिर उसके बाद है लारी भाड़ा 50, स्टेशनरी खर्च 300 चुकाए, तो कुल कितना चुकाए 350। तो 18 तारीख को कुल खर्चा बताएंगे 350, उसमें लारी भाड़ा में कितना बताएंगे 300, तो लारी भाड़ा अपने यहाँ दर्शाए हैं, यहाँ पर 300 लारी भाड़ा। और स्टेशनरी है 50, यहाँ पर 50, तो कुल मिलाकर के 350 हो गया ये, 50 और स्टेशनरी खर्च का मिला के, तो ये रकम यहाँ दर्शा देंगे। और उसके बाद आता है अगला व्यवहार, एक मिनट, यहाँ पर लारी भाड़ा 50, स्टेशनरी 300 है, तो यहाँ पर स्टेशनरी में 300 लिखेंगे, यहाँ पर स्टेशनरी में 300 और लारी भाड़ा में 50 है, यहाँ सुधार लेंगे, लारी भाड़ा में 50, 300 और ये 50। फिर इसके बाद आता है लारी भाड़ा, वह 20 तारीख को फुटकर खर्च 100 रुपया चुकाए, तो यहाँ पर 20 तारीख को फुटकर खर्च, कुल खर्च 100 रुपया और फुटकर खर्च में 100 रुपया, 100 रुपया। और उसके बाद 24 तारीख को डाक टिकट 80 रुपया हुआ, 24 तारीख को यहाँ पर डाक टिकट है, तो डाक टिकट अपने इसमें ले सकते हैं, इसके अंदर डाक तार खर्च में 80 रुपया, यहाँ पर हम 80 रुपये लिख देंगे, इसके अंदर 80, और यहाँ भी हम डाक तार लिखे ना, इसके अंदर यहाँ डाक तार कर देंगे, डाक तार। तो डाक तार खर्च है 100 रुपया, 80 रुपया कुल है, और डाक तार में 80 रुपया। फिर उसके बाद है 350 मजदूरी और 70 रुपया फुटकर खर्च चुकाए 28 तारीख को, तो दोनों मिला कितना हुआ 420 खर्च हुआ, तो दोनों मिला के यहाँ पर मजदूरी और फुटकर खर्च मिला के 420। और अब इसमें मजदूरी और फुटकर खर्च, मजदूरी में बताएंगे 350, मजदूरी 350 और फुटकर खर्च यहाँ पर 70 रुपया। और इस तरह से सारे खर्चे हो गए। अब इनका टोटल देख लेते हैं इसके अंदर, इसका योग देखिए, यहाँ पर है 850 शुरू से, कुल खर्च में 850, 200, फिर 100 रुपया, 100, 200, 350, और उसके बाद 100, 80 और 420 जोड़ेंगे 2400 आ रहा है, 2400। स्टेशनरी देखिए 850 और 300, 1150 स्टेशनरी हो गया। डाक तार में 280 हो गया टोटल डाक तार का। और उसके बाद है लारी भाड़ा, टोटल खर्चा 100 रुपया हो गया। मजदूरी का कुल खर्चा लेंगे तो 400 रुपया हो गया। और फुटकर खर्च में कुल जोड़ेंगे तो 170 हो गया। और व्यक्तिगत खाते में 300 रुपया हो गया। इस तरह सारे खर्च को जोड़ेंगे तो 2400 आएगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो भी 2400 आएगा। और अब बैलेंस देख लेते हैं। तो अपने पास बैलेंस कितना मिला, यहाँ पर आवक कितनी हुई 5000 की, ऊपर 5000 की आवक है, आवक हुई 5000 की। और वो 5000 हमने यहाँ दर्शा दिया 5000। और उसमें 5000 में से हमने खर्चा कितना किया 2400, तो फिर शेष कितना बचेगा, तो 5000 में 2400 गया तो 2600 बचेगा, 2600 ये शेष बचेगा। और इसको हम लिखेंगे यहाँ पर शेष आगे लाए। जैसे ये कौन से महीने का देखिए, नवंबर का है 15 का, तो नवंबर का पूरे महीने का व्यवहार दिख रहा है, तो ये मंथली व्यवहार हुआ तो अगले महीने यानी दिसंबर, तो दिसंबर 1 को शेष आगे लाए। यहाँ पर 2600 रुपया शेष बचा, उसको दर्शा दिया 2600। अब ये अनामत पद्धति इसलिए कहा जाता है कि देखिए यहाँ खर्चा कितना हुआ 2400, तो जितना खर्चा हुआ है उतना खर्चा मुख्य कैशियर तुरंत पेमेंट कर देगा। तो मुख्य कैशियर फिर 2400 ये भी चुकाएगा। तो देखिए यहाँ लिखिए मुख्य कैशियर 2400 रुपया। अब देखिए, अब यहाँ पर इसका जो शेष रहेगा बैलेंस इसका वो तो 2600 रहेगा, लेकिन यहाँ पर इसका मुख्य कैशियर ने कितना दिया, खर्चे जितना दिया। तो अब ये दोनों जोड़िए 2600 2400 कितना हो गया 5000। और यहाँ देखिए शुरुआत में कितना बैलेंस था 5000, यानी ये बैलेंस हमेशा बना रहेगा, क्योंकि जितना शेष बचेगा वो
और प्लस जो खर्चा हुआ है वो भी मुख्य कैशियर देगा, तो दोनों मिला के शेष हमेशा इसमें बना रहता है, इसलिए ये अनामत पद्धति कहा जाता है। जबकि इस पद्धति में देखिए अनामत पद्धति नहीं है, यहाँ पर खाली शेष कितना बचा था इस सवाल में 2150, तो 2150 यहाँ दर्शा दिए और मुख्य कैशियर ने खर्चे की रकम यहाँ नहीं दिया है, इसलिए अनामत पद्धति ये नहीं है। तो अनामत पद्धति हो, ध्यान रखना आपको, अनामत पद्धति होगी तो आपको यहाँ पर शेष भी बताना है और खर्च जितनी रकम मुख्य कैशियर पेमेंट करेगा आवक के रूप में उसको भी दर्शाना है, और आपका ये जो पेमेंट होगा या जो बाकी बचेगी वो पिछली बाकी के बराबर हो जाएगी, वो आपको ध्यान रखना है। ये अनामत पद्धति, आपको दोनों पद्धति की आपको हमने लघु रोकड़ भाई आपको समझाया है। और अब इसमें अपने देख लेते हैं एक छोटा सवाल और इसमें खाली हल करने के लिए है, कभी परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखें यहाँ पर दिया है 31/12/15 के दिन पूरा होने वाले मास की लघु रोकड़ बही जो अनामत पद्धति से रखी जाती है उसके संदर्भ में निम्नलिखित माहिती मिली है। इस माहिती को मुख्य रोकड़िया या मुख्य कैशियर के लिए इसकी प्रविष्टि करो। तो यहाँ पर देखिए स्टेशनरी खर्च 500, लारी भाड़ा 90, मजदूरी 980, चाय पानी 200, फुटकर खर्च 300, सारे खर्चे हैं। तो हम क्या करेंगे, सभी खर्चों को उधार कर देंगे और सहायक कैशियर खाते जमा कर देंगे। तो देखिए इस तरह करेंगे। यहाँ पर स्टेशनरी, तो स्टेशनरी खर्च खाते यहाँ 500 और लारी भाड़ा 90, खाते उधार, सब उधार करते, सारे खर्चे हैं तो उधार करते जाएंगे। 980, 200 चाय पानी के और फुटकर खर्च के 300, और कुल मिला कितने हो गए, सब मिला करके 2070 रुपया मुख्य कैशियर खाते जमा। और अंत में जो है यहाँ पर सहायक कैशियर खाते उधार रोकड़ खाते का सहायक कैशियर कितना देगा, जितना टोटल आया 2070, और यहाँ पर रोकड़ खाते का 2070। इस तरह से आपका ये रोजनामचा इस तरह से बनाना है, इसके अंदर ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपने 3 खाने की रोकड़ बही, बैंक बुक और उसके बाद लघु रोकड़ बही का आपने देखा। और अगले टॉपिक में कुछ हम 3 खानों वाली रोकड़ बही की एक आध दो सवाल के रूप में प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।